सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन है। मैं हरिशंकर गुप्ता हूं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हूं एआईसीसी का, कांग्रेस पार्टी का, पूर्व विधायक हूं दिल्ली से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के लिए हमने आप लोगों को यहां आमंत्रित किया है और जिसका सीधा संबंध कुछ महीने में आप लोगों तक भी है। वो ये है कि कांग्रेस का पूरे देश में संगठन सृजन का कार्य चल रहा है, जिसके तहत ब्लॉक लेवल तक, जिला लेवल तक, प्रदेश लेवल तक संगठन को मजबूत करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई है शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से, जिसमें हमारे खड़गे जी और राहुल जी ने पहल की है। उसी का एक पार्ट है कि पूरे देश से निष्पक्ष और स्वतंत्र जो विचार रखने वाले जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, नौजवान हैं और दूसरे लोग हैं, कुछ पत्रकार बंधु हैं जो अपनी बात को मजबूती से, स्वतंत्रता से, निष्पक्षता से, निडरता से, निर्भीकता से कहना चाहते हैं, उन लोगों को कांग्रेस के साथ में जोड़ने का, मीडिया के साथ में जोड़ने का ये एक योजना बनाई गई है। उसका नाम हमने रखा है नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, प्रतिभा खोज कार्यक्रम। पूरे देश के हर राज्य के अंदर ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मैं स्वयं और हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन अतुल लौंडे जी अभी छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड करके आए हैं, उड़ीसा करके आए हैं, और मैंने स्वयं यूपी के अंदर और जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम ये किया है और बहुत मजबूत रेस्पॉन्स हम लोगों को देखने को मिला है। अकेले उत्तर प्रदेश से 550 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और जम्मू कश्मीर से आप समझते ही हैं जो हालात वहां पर हैं, उसके बावजूद 100 लोगों ने वहां से पंजीकरण अपना करवाया है। इस कार्यक्रम के लिए छोटी सी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। ये कार्यक्रम आज यहां पर हम लॉन्च कर रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा जो सेंट्रलाइज्ड है। ये एक पैम्फलेट है जो हम आपको भी देंगे और ये जो है विस्तृत जानकारी इसमें कार्यक्रम के बारे में है। कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी है, किन किन चरणों में किस किस प्रकार से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। 3 चरणों में यह कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन होगा इसका। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, जो भी इसमें अप्लाई करना चाहता है, उसके बाद उसमें एक फॉर्म खुलेगा इंग्लिश का, हिंदी का, मराठी के अंदर। उसमें आप उसको भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीजें उसमें अपलोड भी करनी पड़ेंगी उसके अंदर। उसके बाद पहले चरण के अंदर एआईसीसी में 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 15 फरवरी से पहले जो अप्लाई करेगा उसका ऑनलाइन स्क्रीनिंग एआईसीसी करेगी। ऑनलाइन स्क्रीनिंग एआईसीसी करके वो सारी लिस्टें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास भेजेगी। मैं यहां का टैलेंट हंट का इंचार्ज मैं यहां हूं, मुझे गुजरात भी दिया गया है। सबसे पहले दूसरे चरण के अंदर हमारे पूरे प्रदेश के अंदर 6 डिवीजन है संगठन के हिसाब से। कोंकण है, पश्चिम महाराष्ट्र है, नासिक है, उसके अंदर उसमें नागपुर है, और 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? विदर्भ है, मराठवाड़ा है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, कोंकण है, मराठवाड़ा। तो ये 6 डिवीजन जो हमारे हैं, दूसरे चरण में इनके डिवीजन पर हमारी एक एक्सपर्ट टीम, जिसमें 4 लोग होंगे, वो फिजिकल इंटरव्यू उन लोगों का करेगी, चर्चा करेगी और ये कैलिबर देखेगी कि बोलने की कितनी क्षमता इनके अंदर है, कांग्रेस के इतिहास के बारे में, वर्तमान राजनीति के बारे में और देश हित के बारे में उनकी क्या जानकारी है। वहां से स्क्रूटनी होने के बाद 20 या 22 तारीख को जो भी लोग उसमें आएंगे उनको निकालकर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में फाइनल राउंड करेंगे। अतुल जी जिसके इंचार्ज होंगे, मैं स्वयं यहां रहूंगा और बहुत ही सीनियर लोग हमारे कांग्रेस के रहेंगे, पत्रकार बंधु रहेंगे और सोशल लाइफ से लोग रहेंगे,
इसमें सोशल मीडिया को भी हम लोग जोड़ रहे हैं। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज पूरी होगी। एक कोर कमेटी इसकी बनाई गई है, जिसमें 11 से 12 लोग हैं, जिसमें पीसीसी प्रेसिडेंट को उसका चेयरमैन बनाया गया है। कन्वीनर के रूप में अतुल जी उसमें रहेंगे। सोशल मीडिया की जो हमारी स्टेट की इंचार्ज हैं वो उसमें रहेंगी, और डिवीजन के अंदर, रीजन के अंदर जो हमारे एक एक आदमी को इंचार्ज बना के 3-3 आदमी साथ रखे गए हैं, एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहां से आएगा। पैनल बनेगा बाकायदा। 2 दिन के अंदर इस एक्सरसाइज को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 20 या 22 तारीख को पूरा किया जाएगा। लक्ष्य यह है कि आज के समय में मीडिया की जो भूमिका पूरे देश के अंदर है, तो राहुल जी की पहल यह है, उनका मत यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिला लेवल तक बहुत अच्छा सोचने वाले, लिखने वाले, रिसर्च करने वाले लोग हमारे पास मौजूद हैं। क्यों ना उनकी पूरी शक्ति को चैनलाइज किया जाए, उनकी पूरी शक्ति को पहचान दी जाए, उनकी पूरी शक्ति को हम उपयोग में लाया जाए। इस प्रकार से, इस ढंग से जो हमारी वो शक्ति है, जिला लेवल तक, प्रदेश लेवल तक, नेशनल लेवल तक, उसको एकत्रित करके चैनलाइज करें, अलग अलग जिम्मेदारियां लोगों को दो। सबसे बड़ी बात यह है, मैं पिछले 20 वर्षों से नेशनल स्पोक्स पर्सन हूं। अतुल जी हमारे कई सालों से नेशनल स्पोक्स पर्सन है, बहुत अच्छा बात करते हैं टेलीविजन पे, हम भी इनको देखते हैं, बहुत अच्छा तर्क वितर्क करते हैं। इसी प्रकार से यहीं से ही अच्छे लोग नेशनल स्पोक्स पर्सन भी बन के जाएंगे। आजकल दिल्ली बैठने की जरूरत नहीं है, आजकल दिल्ली बैठने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन सब टीवी चैनल्स आपको पता ही है, यहीं से लोग जूम पर या वैसे करते हैं। हम दिल्ली में अपने घर से करते हैं और आप भी आमंत्रित हैं। आप भी लोग अगर जुड़ना चाहें निर्भीकता से, तो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। कोई पाबंदी इस बात की नहीं है कि आप किस विशेष पॉलिटिकल पार्टी से हैं। लेकिन एक बात जरूरी है कि जो कांग्रेस की विचारधारा रही है शुरू से ही, स्वतंत्रता से पहले आजादी की थी और भाईचारे की थी। आजादी मिलने के बाद में जो हमारी विचारधारा है वो विकास की और भाईचारे की है। कांग्रेस का एक ऐसा मंच है जहां पर सब लोग मिल जाएंगे। कांग्रेस भारतीयता की बात करती है। कांग्रेस को धर्म के हिसाब से कोई राष्ट्र बनाना नहीं चाहती। इसी चीज को आगे लेकर हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी में हमारे विजय प्राप्त हुई। सत्ता में आना, सत्ता में रहना, सत्ता से चले जाना, यह प्रजातंत्र का एक इनहेरेंट रूल है, जिसके ऊपर ज्यादा निराश होने की और विचार करने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी हमेशा इस बात को कहते हैं कि डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, अपने विचारों से विमुख नहीं होना है, अपनी नीतियों से अलग नहीं हटना है। जो हमारी समझ है, जिसको लेकर 100-150 साल से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज को ही आगे बढ़ा के चलना है। तो मेरा आपसे निवेदन है, इससे पहले कि कोई प्रश्न आप पूछें, मैं अतुल जी से कहूंगा कि वो भी अपनी बात को कहें और आप इस हमारे कार्यक्रम को पूरा प्रोत्साहन दीजिए अपने चैनल्स पर, अपने पत्रों के अंदर, ताकि जो एक अच्छा, बढ़िया और सार्थक कदम कांग्रेस ने उठाया है, राहुल गांधी जी ने उठाया है, पहल की है, वो खुद इसका निरीक्षण करते हैं, बाकायदा हर हफ्ते इसकी मीटिंग करते हैं दिल्ली के अंदर, उसकी रिपोर्ट लेते हैं। तो ये लगे कि हमने एक अच्छा काम किया है और लोगों तक इस बात की चर्चा हो। किसी भी पार्टी का ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो पार्टी का प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने कोई पेड लोग नहीं रखे हुए, ना ही रखना चाहते हैं। स्वेच्छा से जो लोग काम करना चाहते हैं वो आगे आए और जो उनके मन के विचार हैं, जो उनकी सूझबूझ है, जिसको उचित समझते हैं, देश हित में समझते हैं, वो बात कहें। मैं अतुल जी से कहूंगा कि अपनी बात को रखें। नमस्कार. आज माझ्यासोबत आमचे सहकारी माजी आमदार हरिशंकर गुप्ताजी आज इथे इन्चार्ज म्हणून आलेले आहे महाराष्ट्राचे. माझे मित्र मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे आता मुख्य प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंसजी. एक अनेक लोकांची इच्छा असते राजकारणामध्ये यायची,
त्यांच्यामध्ये क्षमता पण असते, पण मार्ग माहीत नसतो. त्यामुळे नॅशनल टॅलेंट हंट हा कार्यक्रम घेऊन काँग्रेस पूर्ण देशात नवीन प्रतिभा ज्या आहेत, ज्यांच्यामध्ये क्षमता आहे, ज्यांना भारताचं संविधान माहिती आहे, भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास माहिती आहे, धर्मनिरपेक्षतेवर ज्यांचा विश्वास आहे, काँग्रेसच्या लढ्यावर ज्यांचा विश्वास आहे, अशा लोकांना निवडायचं आहे आणि त्यांना राष्ट्रीय प्रवक्ते, मीडिया पॅनलिस्ट, रिसर्च अॅनालिस्ट, सोशल मीडिया यासाठी एआयसीसीमध्ये आणि एमपीसीसीमध्ये आम्ही नियुक्त्या देणार आहोत. हा कार्यक्रम जो आहे तो 3 स्तरावर होईल. पहिले आम्ही ऑनलाईन अप्लिकेशन्स मागू. त्या ऑनलाईन अप्लिकेशन स्क्रुटिनाइज केल्यावर आम्ही जे आपले जे प्रशासकीय 6 विभाग आहेत त्या 6 विभागामध्ये त्यांचे लोकल इंटरव्ह्यूज होतील. या इंटरव्ह्यू पॅनलमध्ये पत्रकार असतील, काही सिव्हिल सोसायटीचे ऍक्टिव्हिस्ट असतील, काही जाणकार इतिहासकार असतील आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते असतील. हे इंटरव्ह्यू घेतील, तिथनं स्क्रुटिनी होईल आणि मग एमपीसीसीकडे इथे त्यांना पाठवलं जाईल. इथे त्यांचे फायनल इंटरव्ह्यू होतील आणि मग या 4ही कॅटेगरीमध्ये राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया पॅनलिस्ट, राष्ट्रीय महाराष्ट्राचे प्रवक्ता, महाराष्ट्राचे मीडिया पॅनलिस्ट, रिसर्च अॅनालिस्ट आणि सोशल मीडिया याच्या सगळ्या नियुक्त्या ज्या आहेत त्या ठरवल्या जातील आणि एआयसीसी तशा पद्धतीनं नियुक्त्या करतील. हा कार्यक्रम अतिशय पारदर्शक राहणार आहे. कोणी पत्र दिलं, कोणी सांगितलं, कोणाची ओळखी आहे अशा पद्धतीने याच्यात नियुक्त्या होणार नाही. अतिशय महत्वाचं पद आहे. पक्षाचा चेहरा असतो प्रवक्ता हा. तर याच्यामध्ये ॲबिलिटीवर, त्याच्या अंडरस्टँडिंगवर, की त्याला भारताचं संविधान, भारताचा इतिहास, लोकशाही, आता जे काही सुरू आहे या सगळ्याच्या संदर्भामध्ये त्याची वैचारिक स्पष्टता असायला पाहिजे, तेवढी त्याची माहिती असायला पाहिजे आणि अशा पद्धतीचे कोणत्याही स्तरातले कुठलेही लोक, अगदी गडचिरोलीपासून आला तर आम्हाला खूप आनंद आहे, अशा सगळ्या स्तरातून, सगळ्या विभागातून महाराष्ट्राच्या अशा लोकांनी यावं, याच्यामध्ये सहभागी व्हावं असं मी आपल्या माध्यमातून इथे आवाहन करतो. आपल्याला विनंती करतो की हा प्रोग्राम लोकांपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी आपण आम्हाला मदत करा. आमच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुद्धा आम्ही याचा प्रचार प्रसार करणार आहे. पेपरमधून सुद्धा आम्ही प्रचार प्रसार करू. आज जशी इथे प्रेस होते आहे तशी 6ही रिजनमध्ये आमचे वेगवेगळे नेते जे आहेत ते या पद्धतीची प्रेस कॉन्फरन्स करतील आणि ज्या ज्या मार्गाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचायचे आहेत, आमचे जिल्हा कार्यालय आहेत, आमचे प्रदेश पदाधिकारी आहेत, त्यांच्या माध्यमातून आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करू आणि जास्तीत जास्त लोक याच्यामध्ये सहभागी झाले पाहिजे असा आमचा प्रयत्न असणार आहे. आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की या माध्यमातून खूप चांगलं टॅलेंट जे आहे ते पक्षाला तर भेटणारच आहे, पण काही चांगल्या टॅलेंटला इथे या माध्यमातून संधी सुद्धा भेटणार आहे. काही प्रश्न असेल तर विचारा. झाली आजपासून सुरू. आज लॉन्च केलं आम्ही. 15 तारखेपर्यंत याचे फॉर्म भरण्याची डेट आहे आणि 15 तारखेला फॉर्म भरून झाल्यावर स्क्रुटनाइज झाल्यावर पहिल्या टप्प्यामध्ये आम्ही झोन पातळीवर इंटरव्ह्यू घेऊ. झोन पातळीचे इंटरव्ह्यू झाले की तिथले सिलेक्ट केलेले स्क्रुटनाइज झालेले लोक इथे एमपीसीसीमध्ये येतील मुंबईला आणि मुंबईला फायनल इंटरव्ह्यू होऊन मग तशी यादी जी आहे ती आम्ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूं बॉम्बे में. अशी काही बाध्यता चांगली लोक आहेत तेवढे आम्ही एआयसीसीला पाठवून देऊ. रेकमेंड आज तो नहीं हो पाएगा बेटा. नाही असं काहीच नाही आहे. ते एआयसीसी ठरवेल. तो अधिकार पूर्ण एआयसीसीचा आहे. आम्ही फक्त इथून रिपोर्ट पाठवू. एखाद्या व्यक्तीला ती शीट असते की आणि त्या शीटमध्ये पत्रकारांनी किती मार्क्स दिलेले आहे, सिव्हिल सोसायटीच्या सदस्यांनी किती मार्क्स दिलेले आहे, जाणकार इतिहासकार त्यांनी किती मार्क दिलेले आहे, पक्षाच्या नेत्यांनी किती मार्क दिलेले आहे, ती सगळी शीट जी आहे ती वरती जाईल आणि वरती निर्णय घेतील की कोणाला करायचं कोणाला नाही करायचं. पक्षाचे सदस्य आपण सुद्धा घेऊ शकतो. क्या पार्टी के पास अभी योग्य प्रवक्ता नहीं है कि टैलेंट हंट की जरूरत पड़ रही है और क्या अपने कार्यकर्ताओं को यह प्रोत्साहित नहीं कर सकती कि वही इसमें आ जाए? तुम्हीं को नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी कि और पार्टी के पास में प्रवक्ता नहीं है. ये तो एक लगातार चलने वाला कार्यक्रम है. नौजवान लोग पार्टी के अंदर जुड़ते हैं, पुराने लोग पार्टी के से अपना विश्राम ले लेते हैं. तो यही एक प्रक्रिया है. अब जितने लोग हमारे पार्टी के अंदर प्रवक्ता वक्ता के रूप में हैं, सोशल मीडिया के अंदर है, मैं समझता हूं किसी की पार्टी में नहीं. मैंने बताया ना कि हमारे पास जो लोग हैं वो स्वेच्छा से काम करने वाले लोग हैं, जिनको कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती. और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि हम उधार के लोगों को अपने प्रवक्ता नहीं बताते कभी भी. आप दूसरे चैनल से देखो,
10 प्रवक्ता तो कांग्रेस पार्टी से गए हुए उधार के उन्होंने रखे हुए हैं, 4 पार्टी एसपी से रखे हुए हैं, जो बड़े बड़े प्रवक्ता उनको ही पेश करते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता यहां पर, आप सब जानते हैं कौन कौन आदमी जिसके बारे में मैं इशारा कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में यह रिवायत नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जो प्रवक्ता है, कांग्रेस के विचारधारा में जो रहे हैं लोग, 45 साल से आज मैं कांग्रेस के अंदर हूं, 77-78 से मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना, तब से लेकर पीछे मुड़ के हमने नहीं देखा। अतुल जी भी अपना सर्विसेज छोड़कर, यूपीएससी की सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद छोड़कर आज कांग्रेस के साथ में काम कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस की विचारधारा के जो लोग हैं, और कांग्रेस की विचारधारा बड़ी स्पष्ट है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। हमारी विचारधारा बिल्कुल छोटी सी और 2 शब्दों के अंदर यह है कि डेवलपमेंट और भाईचारा। तीसरा कोई बात हमारे नाम ना हमने कभी किया है और ना हम कभी करने वाले हैं। तो इससे जो सहमत हैं, आम आदमी हो, कांग्रेस का वर्कर हो, कोई आदमी हो जो इस बात से सहमत है, वो जुड़ना चाहता है, उसको हम रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वजह यही ना, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के वहां चले गए जिन्होंने उधार पे लिया, तो लोग कम है, प्रवक्ता कम है, और विचारधारा को स्ट्रांगली रखने वाले कम है। ऐसा आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो एक अम्ब्रेला है, इससे निकली हुई कितनी पार्टियां बनी हुई हैं। जो लोग चले गए वो चले गए। कांग्रेस में आदमी की कमी नहीं है, कांग्रेस में प्रवक्ताओं वक्ताओं की कमी नहीं है, अच्छे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं, अच्छे नेताओं की कमी नहीं। तो सवाल ये नहीं कि चले गए तो हमारे यहां कम पड़ गया है, लेकिन ये एक लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है जिसके तहत नए लोगों को जोड़ा जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, इसकी वर्कशॉप लगती है बाकायदा। हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, उस वर्कशॉप में उनको बताते हैं। तो क्या ये गलत है कि हम नए लोगों को तैयार करें इस फील्ड के लिए? ये भी तो गलत नहीं है। नए लोग आए, नए लोग, आज का जो नौजवान है उसकी जो समझ और हमारी जब हम उस उम्र में थे, हमारी समझ में उनकी समझ में बहुत और रात दिन का फर्क है। वो जिस तरीके से, जिस युग में वो जी रहे हैं, कंप्यूटर युग में जी रहे हैं, आईटी के युग में जी रहे हैं, सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, उनकी समझ चाक चौबंद है, उनकी समझ बहुत तेज है। तो अच्छा है अगर वो निकल कर आएंगे, अपनी बात को मजबूती से सामने वाले को कहेंगे। आप अतुल जी हमसे उम्र में कम है, लेकिन जो ये बात कहते हैं टीवी के ऊपर, वो वास्तव में सुनने वाली होती है, जिस संजय तर्क देते हैं। तो सवाल ये है कि ये मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। हमारे पास कमी है, इसलिए हम लोग ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन सृजन के अंदर एक नहीं 10-10 चीजें जुड़ी हुई हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं हम लोग। जब संगठन को बड़ा करने की और मजबूत करने की प्रक्रिया आरंभ होती है तो ये सब चीजें साथ में लेकर चलते हैं। तो राहुल जी का ये पहला कदम है, बहुत अच्छा कदम है। तमाम देश के अंदर इसकी सराहना हो रही है और बड़ी कामयाबी हम लोगों को इसमें मिल रही है। समय सीमा भी है? जी जी बताइए जी। उम्र की कोई समय सीमा, पर्टिकुलर एज? देखिए, इसमें उम्र की कोई समय सीमा नहीं है, बाप बेटे की तरह उम्र की कोई सीमा नहीं है। हमारे यहाँ अनुभव और नौजवान शक्ति दोनों को कंबाइन करके हम चलते हैं। जिन लोगों को अनुभव है पार्टी का, वो उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो नौजवान लोग हैं। हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व को देख लीजिए आप, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं। तो आपस में सामंजस्य हुआ, समन्वय हुआ, तो इससे बड़ा उदाहरण कहां मिल सकता है? तो इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं। एक मिनट सर, पार्टी तमाम ऐसे, कांग्रेस पार्टी तमाम ऐसे प्रवक्ताओं को जगह देती है, फेस, उनका चेहरा बन जाता है, पार्टी के मुखर वक्ता बन जाते हैं। पूरे देश भर में उनकी पहचान एक कांग्रेस के मुखर प्रवक्ताओं के रूप में होती है। लेकिन जैसे ही वो प्रसिद्ध होते हैं, मौका मिलता है, वो भाजपा की तरफ चले जाते हैं। और ऐसे तमाम लिस्ट है, देखिए, जिनको तैयार किया, जयवीर शेरगिल हो, गौरव वल्लभ हो, हाँ बिल्कुल 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 बहुत बड़ी है। देखिए, हर व्यक्ति की आप ही कहते हैं टैलेंट हंट से लेकर आएंगे स्पोक्स पर्सन, जब आप विचारधारा या अपने कार्यकर्ता को प्रमोट नहीं करेंगे, जैसा उन्होंने बोला कि आपके यहाँ फेम मिलता है और उसके बाद वो स्विच कर देते हैं। नहीं, 2 बातें आपने कह दी है इसमें। पहले मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, अतुल जी भी बात करेंगे इस बारे में। देखिए, हर व्यक्ति की एक अपनी व्यक्तिगत वजह है। वजह यह नहीं है कि वो कांग्रेस से नाराज होकर गया है ना। अब मैं नाम लेके अगर अलग से बात करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बता दूंगा। मैं सबके बारे में जानता हूं। आपने शेरगिल का नाम लिया, आपने पूनावाला का नाम लिया। 2 भाई है, एक पार्टी के अंदर कांग्रेस में, एक चला गया। उसकी वजह थी कि कांग्रेस ने उसको टिकट नहीं दिया, शहजाद को, वो शहजाद नाराज हो गया। सिर्फ राहुल गांधी के बारे में बात करते और किसी के बारे में बात नहीं करते।
उसके बाद बहुत सारे और लोग, राधिका खेड़ा हैं, उसके बाद ये अपने गुजरात के हमारे साथी हैं, ये जो नाम बता रहे हैं वो तो कई लोग हैं, उसमें तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है। उसकी व्यक्तिगत वजह उनकी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो जा रहे हैं, किस बात से सहमत होकर जा रहे हैं, उस पर सोचने की जरूरत है। हमारे पास अच्छे प्रवक्ताओं की, अच्छे वक्ताओं की कोई कमी नहीं है, उनका रिप्लेसमेंट है हमारे पास में, अबंडेंस में है। एक नहीं, 20-20, 50-50 लोग अच्छे जो बोलने वाले लोग हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से और अच्छे लोग निकालेंगे। हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, पार्टी की ये उद्देश्य रहता है। इसमें मैं ये जोड़ दूं कि जो विचारधारा की बात करते हैं कि हमारी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है, यानी इनकी कोई विचारधारा नहीं, हाँ। एक ही विचारधारा है, सत्ता। हाँ। तो जिस तरह से हासिल कर सकते कर लो, एसआईआर से कर लो, वोट चोरी से कर लो, ध्रुवीकरण से कर लो, दूसरों के यहां से प्रवक्ता ले लो, नेता ले लो। बीजेपी कहां बची है? बीजेपी मुक्त भारत हो चुका है। हम वैसे के वैसे ही है, अड़ी है। सर, एक सवाल है आपसे, जो ये प्रोग्राम है इसका नाम लिखा है टैलेंट हंट, तो ये सिर्फ जो अच्छे स्पीकर हैं उनके लिए ही है टैलेंट हंट के कोई भी आ सकता है? कोई अच्छा शायर हो, कोई सिंगर हो, कोई डांसर हो, उनके लिए भी है कि सिर्फ जो स्पीकर हैं उनके लिए है? नहीं, देखिए सब ऐसा है, इसमें सिंगर और डांसर की जरूरत नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट है। मैं बताया आपको, हम इसमें अच्छे ओजस्वी प्रवक्ता, जिनका ज्ञान ध्यान अच्छा हो, जिनको इतिहास की जानकारी हो, वर्तमान राजनीति को समझते हो, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हों, समझते हों, उन लोगों को ये मौका देना चाहते हैं। और साथ में आज रिसर्च का समय है, रिसर्च का युग है, रिसर्च करके अच्छी बातें, इतिहास की बातें लोगों के सामने रख सकें कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो एक अवसर प्रदान करना चाहते हैं। राजकीय लेवल आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल काल सादर करण्यात आलेला आहे केंद्र सरकारकडून। त्यामध्ये महाराष्ट्र असेल किंवा महाराष्ट्रासाठी इतर काही राज्य, ज्याच्यामध्ये लाडकी बहीण योजना असेल आणि मोफत पैसे वाटप होत आहे, महसूल तुटीत गेला या गोष्टींमुळे महाराष्ट्र, असं या अहवालामध्ये म्हटलेलं आहे। एकूण महाराष्ट्राच्या आजूबाजूची पण राज्य आहेत, यामध्ये आता भाजपच्या सत्तेत असल्याचं पाहायला मिळतंय। 3 वर्षांपासून या योजना आहेत, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र आर्थिक तुटीमध्ये गेला, महसूली तुटीत गेलेला आहे, त्यामुळे पुढे याचे परिणाम गंभीर होतील असे कधी पाहायला मिळतंय। काय नाही, आर्थिक सर्वेमध्ये स्पष्टपणे हे पण म्हटलेलं आहे की टॅलेंट मेक इन इंडिया फेल झालेला आहे। पीएलआय योजना जी आहे, प्रोडक्ट लिंक इन्शुरन्स स्कीम जी आहे, इन्सेंटिव्ह, ती पण फेल झालेली आहे। एक्सपोर्ट जे आहे ते आमचे कॉमन एक्सपोर्ट्स आहे, आमचं इम्पोर्ट वाढलेलं आहे, इम्पोर्ट बिल्स आमचे वाढलेले आहे, आणि मेक इन इंडिया फेल झालेलं असं स्पष्ट सांगितलेलं आहे। पहिल्यांदा असं झालेलं आहे की केंद्रापेक्षा राज्य सरकारांवर लोनचं प्रमाण जास्त वाढलेलं आहे। पहिल्यांदा असं झालेलं आहे आताच्या या काळामध्ये की लोन फेडण्यासाठी लोन घेतलं जात आहे, आणि त्याच्यामुळे मागच्या बजेटमध्ये 75,000 कोटी खर्चच झाले नाही आहे। आणि ते खर्च न करण्याचं कारण असं आहे की फिस्कल डेफिसिट जे आहे ते 4.4% ठेवायचं आहे। म्हणून जलजीवन मिशन असेल, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीवरचा खर्च असेल, प्रधानमंत्री आवास योजना असतील, या सगळ्या योजना थंड बस्त्यात टाकून याच्यावरचा खर्च बंद करून आम्ही कसं वित्तीय शिस्त पाळतो बा हे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे। तर एवढं ते एकदम स्पष्ट आहे की अर्थव्यवस्था डब्याला आणली, जे आम्ही म्हणत होतो ते आता इकॉनॉमिक सर्व्हेने जे आहे ते स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे इकॉनॉमिक सर्व्हेने। सर, तुम्ही एक ट्विट केलं एमआयएम बद्दल, हो, काय ट्विट आहे, मागचा उद्देश काय? आणि जसं गंगाधरी ये है पहलवान है, तसं गंगाधरी सर्वशक्तिमान है जैसी कहावत है, वैसा ही बीजेपी यानी एमआयएम है और एमआयएम यानी बीजेपी है। मला एक सांगा, ते लोक धर्माच्या नावात धर्माचं राजकारण करतात असं ते दाखवतात, प्रत्यक्षात ते सत्तेसाठी धर्माचा वापर करून मतांचं ध्रुवीकरण करतात। हे स्पष्ट झालं आता। तुम्ही अकोटमध्ये एकत्र आले, तुम्ही अचलपूरमध्ये एकत्र आले, आज अकोल्यामध्ये एमआयएमनी तटस्थ राहून बीजेपीची मदत केली महापौर निवडीमध्ये। म्हणजे तुम्ही लोकांना आगी फोडपाटात टाकून, आगीमध्ये टाकून, त्याच्या घरावर बुलडोजर चालवून, मंदिरं पाडून, मणिकर्णिका पाडलं ना घाट आपला, अहिल्यादेवींनी बांधलेला होता आपल्या, आणि त्या आमच्या अहिल्यादेवी ज्यांना इथं मातेसारखं मानलं जातं, जिजाऊ मातानंतर ज्यांचं सावित्रीबाई फुले किंवा अहिल्याबाई जे आहे त्यांचं जे इथं स्थान आहे, त्यांच्या मूर्तीवर पाय देऊन चालताना आम्ही लोक पाहिजे। आणि हे राजकारण करतात तुम्ही सांगता असं, आणि उलटं काय करतात तुम्ही, दोघं जण सत्तेसाठी एकत्र येतात। म्हणजे हे दोघंही सांप्रदायिक पक्ष आहेत, हे दोघंही धर्माचं घाणेरडं राजकारण करून लोकांना भिडवतात, एक दुसऱ्याला आणि सत्तेसाठी बरोबर एकत्र येतात। हे सत्तेसाठी धर्माचा वापर करतात, हे आम्हाला लोकांच्या नजरेत आणून द्यायचं। बीजेपी एकच पक्ष असं वाटतं, बीजेपी इसको छुपाओ उसको दिखाओ।
सर, राज्यामध्ये अजितदादांच्या निधनानंतर 3 दिवसाचा दुखवटा पाळण्यात आला, अजूनही सुरू आहे तो. मात्र दुसरीकडे वर्षा निवासस्थानी जे आहेत ती उपमुख्यमंत्रीपद कोणाला द्यायचं आणि अजितदादांची त्याच्यावेळी जी काही पदं होती, जी काही खाती होती, ती कोणाला द्यायची. एकीकडे दुखवटा पाळायचा आणि दुसरीकडे वर्षावरती अशा प्रकारच्या हालचाली करायच्या. कसं बघतो? जर अजितदादा संविधानिक पदावर राहिले असते, जे रिकामं ठेवता येत नाही, जर राष्ट्रपती असेल, प्रधानमंत्री असेल किंवा मुख्यमंत्री असेल, तर हे आपण समजू शकलो असतो, कारण ते पद रिकामं ठेवता येत नाही. पण दादा उपमुख्यमंत्री पदावर होते, मंत्री होते, म्हणजे मंत्रीच होते, तर थोडं थांबता आलं असतं. दुखवटा हे केला असतं तर थांबता आलं असतं. पण त्यांच्या पक्षाचा तो प्रश्न आहे. लाज लज्जा वगैरे आता आपल्या राजकारणामध्ये काही राहिलेली नाही आहे, नीतिमत्ता काही राहिलेली नाही आहे. बीजेपी म्हणजे सत्ता म्हणजे बीजेपी, त्यासाठी काही पण कोणाच्या भावनांचा पण ते विचार करू शकत नाही. अशा पद्धतीचं वर्तन आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्यावरती एक सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी नेत्यांचं असं म्हणणं आहे की एकत्र यावं, असं दादांची पण इच्छा होती आणि शरद पवार जे आहेत त्यांची पण इच्छा आहे. तर काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रवादीचं एकीकरण याकडे कसं होतं? असं आहे की त्यांचा स्वतंत्र पक्ष आहे, त्यांनी एकत्र यावं, मर्जर यावं, काय करावं काय नाही करावं हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण ज्या काही घडामोडी आम्ही तुमच्या माध्यमातून बघितल्या त्यात रोहितजी पवार शरद पवार गटाकडनं आणि अजितदादा यांना बसून तिकीट वाटपाची चर्चा, तिकीट कोण कुठे लढेल हे बारामती वस्तूला मागच्या आठवड्यातच तुमच्या माध्यमातून पाहिलेलं आहे. तर त्या एकत्र यायचं की नाही ही फक्त औपचारिकता राहिली आहे अशा पद्धतीच्या चर्चा सुद्धा आम्ही ऐकलेल्या आहेत. तरी पण काँग्रेसचा याच्याशी काय संबंध? पण महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेस आहे, त्यामुळे पुढील भवितव्य कसं असतं महाविकास आघाडीचं? काँग्रेस कसं बघते? नाही, काँग्रेसचा तर एक स्पष्ट अजेंडा आहे, या देशाची लोकशाही वाचवणे आणि या देशाचं संविधान वाचवणे आणि या देशाच्या लोकांना पुढे घेऊन जाणे लोकशाहीच्या माध्यमातून. जे धर्माच्या नावाचं राजकारण सुरू आहे, जे जातीच्या नावाचं राजकारण सुरू आहे, भाषेच्या नावाचं राजकारण सुरू आहे, तसं न होता वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही भारताचे लोक, ही जी भावना आहे ही भावना लोकांमध्ये रुजवण्यासाठी काँग्रेस सक्षम आहे. ज्याला सोबत यायचं असेल तो येईल, ज्याला नसेल यायचं तो नाही येणार. एकटे जाण्याच्या सुद्धा मनस्थितीमध्ये दिसत आहे, तुम्ही एकटे जाण्याच्या सुद्धा मनस्थितीमध्ये दिसत आहे. नाही, जो आया तो साथ में, नाही तो अकेले. सर, एकंदर आघाडीमध्ये तुमच्यावर शरद पवार गट आहे आणि जर शरद पवार आणि अजित पवार एक होत आहे, मत होत आहे, सर्व एकत्र येत आहे, तर तुमची भूमिका काय असणार? मला असं वाटतं की आताच अजितदादांचा मृत्यू झालेला आहे. ते जरी एनडीएमध्ये असले तरी ते शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारधारेपासून कधी दूर झाले नाही. त्यांनी कधी धर्माचं राजकारण केलं नाही, विकासाचं राजकारण केलं. उत्तम अर्थकारणाची महाराष्ट्राच्या जाण असलेला नेता, उद्योगधंदे कळत असलेला नेता, अॅग्रिकल्चर कळत असलेला नेता गेलेला आहे. मला वाटतं थोडा वेळ दिला पाहिजे या सगळ्या गोष्टींसाठी, या सगळ्या घटना घडामोडीवर ज्या तुम्हाला आता प्रतिक्रिया पाहिजे ना त्याला थोडा वेळ दिला पाहिजे. वेळेसोबत अनेक प्रश्न आपोआप सुटतात. थँक्यू. सर घे ना.